हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है चैप्टर नंबर जो है 12 चल रहा था कृषि विज्ञान का। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि आप 12वीं क्लास में हैं या 11वीं क्लास में हैं, 11वीं कृषि विज्ञान आपने ले रखा है, 12वीं में आने वाले हैं, तो भी आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लिए क्लासेस मिलती रहेंगी। देखिए, हमने जो है लास्ट क्लास में जो है पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। किस प्रकार से जो पशु है उसका स्वास्थ्य जो है, किस प्रकार से जो है उसकी जो हेल्थ है उसका हमें ध्यान रखना है। देख लेते हैं, बीमार पशुओं को अन्य पशुओं से अलग कर दें। देखिए, पहला बिंदु क्या है? सबसे पहला बिंदु है कि बीमार पशुओं को अन्य पशुओं से अलग कर दें, तुरंत उनकी चिकित्सा का समुचित प्रबंध करें। यदि कोई पशु बीमार हो गया है तो तुरंत तुरंत प्रभाव से आप प्रबंधन कीजिए। सबसे पहले क्या करना, जैसे ही पशु बीमार हुआ, आपको पता चल गया, आप उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, क्योंकि क्या पता ऐसी कोई बीमारी हो जो दूसरे पशुओं में फैल जाए। तो इसलिए आप क्या करो, सबसे पहले जैसे ही बीमार आपको पता चला बीमार पशु है, अन्य पशुओं से अलग कर दो, जिसे हम कहते हैं ट्रलिंग, है ना, जिसको एक टर्म नाम देते हैं ट्रलिंग। ये ध्यान रखना है ना। चलिए, ये नोट डाउन करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा बिंदु क्या है? पशुओं को समय समय पर रोगों से बचाव के लिए टीके लगवाने चाहिए। समय समय पर पशुओं को रोगों से बचाव के लिए क्या है, टीके लगवाने चाहिए। मैंने बताया था भाई, बीमारियों के बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उन सबके टीके लगाए जाते हैं। टीके, ये टीका जो है, जो वैक्सीन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं, ये काम क्या करेगी? यह काम ये करती है भाई, जब पहले ही हम एडवांस में क्या है, किसी बीमारी के प्रति हमने टीका लगवा लिया तो बीमारी होगी नहीं। ये होता है टीका, है ना। मतलब पहले ही एडवांस में हमने जो है सुरक्षा कर ली, ताकि वो बीमारी हो ही नहीं, है ना। जैसे एफएमडी का टीका लगा दिया, लंगड़ा बुखार का लगा दिया, गल घोंटू का टीका लगवा दिया, ऐसे। तीसरा है, बीमार पशुओं के चारे पानी के बर्तन आदि अलग रखें। ये भी खास बात है। जो पशु बीमार है उसके बर्तन भांडे सब अलग रख दो, क्योंकि स्वस्थ पशु ने स्वस्थ पशु ने यदि इसके जो बीमार पशु है, इसी के साथ में जो पानी जो ये पी रहा है, उसी पानी को अगर स्वस्थ पशु पी ले, क्या पता उसमें रोग फैल जाए। भाई मैंने बताया था ना, अब रोगों के बारे में मैंने आगे के चैप्टर में आप देखना, जो है चैप्टर नंबर शायद 14 है, उसमें देखना आप पशुओं के रोगों के बारे में बताया है ना। पशुपालक को पशुओं की सामान्य बीमारियों एवं औषधियों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि छोटी छोटी बीमारियों के लिए चिकित्सक के पास जाने आने का समय और श्रम धन का दुरुपयोग ना हो। हम मतलब ये चौथी लाइन ये कह रही है कि भैया, जो पशुपालक जो पशु पाल रहा है, ये छोटा मोटा डॉक्टर होना चाहिए, छोटा मोटा डॉक्टर बना रही है। ये लाइन क्या कह रही है कि छोटा मोटा जो है डॉक्टर होना, मतलब बन जाना चाहिए, है ना। डिग्री वाला नहीं, ऐसे ही नॉलेज लेके भैया ये पशु की ये दिक्कत है ये दे दो, पशु की ये दिक्कत है तो ये दे दो, मतलब छोटा मोटा। ये भी डॉक्टर ये लाइन बोल रही है। यही तो है भाई, पशुपालक जो है उसको सामान्य बीमारियों की पता होनी चाहिए। यार ये पशु की कोई सामान्य बीमारी हो रही, चलो भाई ये दे दो, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे पशुपालक को जानकारी होनी चाहिए, ताकि बार बार, हाँ डॉक्टर साहब हमारी भैंस बीमार हो रही, आप आ जाओ देखने, ये समस्या बार बार ना आए। क्योंकि डॉक्टर साहब आएंगे तो देखो, डॉक्टर साहब जो है 500-600 रुपये से नीचे तो आते ही नहीं है ना। कम से कम 500-600 रुपये केवल उस जानवर को देखने के लेंगे, फिर दवाई गोली अलग से, टोटल मिला के आपका 1000 रुपये तो गए, है ना। तो इसलिए भैया छोटे मोटे डॉक्टर खुद ही बन जाओ। पशुशाला को, जैसे आप खुद के डॉक्टर हो, आपको बुखार आता है तो दुकान से ले आते हो, टेबलेट दे दो भैया पैरासीटामोल, है ना। ऐसे ही पशुशाला को बीमारियों के रोगाणुओं परजीवियों से मुक्त रखने के लिए नियमित रूप से फिनाइल के 1 से 2% घोल से फर्श और नालियों को धोना चाहिए। इस बात को समझो। बहुत से परजीवी और बहुत से रोगाणु, ये क्या करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। और ये परजीवी
और रोगाणु जनरली जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करो, जो फिनाइल है फिनाइल लो और फिनाइल से सफाई कर दो। जहाँ पर भैंसें जानवर बैठते हैं उस फर्श की सफाई कर दो, उसको धो दो, फिनाइल से धो दो, नालियों को फिनाइल से धो दो। ऐसा करने से क्या होगा, कोई भी जो जीवाणु हैं, छोटे मोटे जो रोगाणु हैं, परजीवी हैं, वो मर जाएंगे। मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मर जाएंगे तो बीमारी नहीं हो रही। नहीं तो वरना फर्श गंदी हुई, नालियाँ गंदी हुई तो बीमारी हो रही कि नहीं हो रही, इलाज में पैसा जाएगा। इससे अच्छा है भैया फिनाइल की 20-25 रुपए की बोतल आती है, वो ले आओ और धो दो, कहाँ दिक्कत है। तो भैया पैसे पैसे की बचत हो जाएगी, ये ध्यान रखें। चलो 5 बिंदु हो गए। देखिए जो भी मैं कुछ आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा जो है ना, ये केवल आपके दिमाग में डालने के लिए है, क्योंकि मुझे पता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप भूल नहीं सकते। जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आप भूलोगे नहीं, ये गारंटी है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा दूंगा मैं भाई ये हो रहा है। अब यदि देखो, अब आपको लिखने को आ जाए कि पशु स्वास्थ्य प्रबंधन पर लिखिए, तो जरूरी नहीं है ये भाषा शैली लिखो। आपको अगर मेरी क्लास याद आ जाए कि यार सर ने ऐसे बोला था, तो लिख ही दोगे आप, कहाँ दिक्कत है। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनके व्यायाम की समुचित व्यवस्था का प्रबंध होना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो है रामदेव बाबा वाले जो व्यायाम है वो भी आपको पशुओं को कराने हैं, है ना, जिसमें आप जो है पशुओं के लिए घुमाना, एक भाई जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर पशु थोड़ा सा विचरण कर सकें, चल सकें। निलाना, है ना, भाई निलाना भी एक व्यायाम है, पशुओं को बढ़िया निलाओ। तो ऐसे व्यायाम जो हैं बाई टाटा, इनके लिए जिम भी आप खोल सकते हो ना, पशुओं के लिए जिम खोल दो, तो बेचारे पशु बॉडी बॉडी बनाएंगे और जिम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मजाक की बातें हैं, बस इतना याद रखना कि व्यायाम की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। चलो भाई, अब अन्य प्रबंधन में थोड़ा सा ये बेसिक बात है, यहाँ से क्वेश्चन मुश्किल आएगा, जहाँ से अगर अन्य प्रबंधन से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, बाकी ये केवल दिमाग में डाल लो, बाकी याद नहीं करना है। उपरोक्त मुख्य प्रबंधनों के अतिरिक्त पशुपालक को पशुओं की देखभाल और नस्ल संबंधी प्रबंधन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुत्पादक पशुओं की छटनी कर देनी चाहिए, जिससे कि उन पर होने वाला अनावश्यक व्यय ना करना पड़े। यानी कि देखिए, अनुत्पादक पशु की छटनी होनी चाहिए। आप क्या करो, अनुत्पादक जो हैं, जो दूध वूध नहीं दे रहे हैं, उनको अलग अलग रखो आप, ताकि उनको दाना, मिश्रण और बहुत सारी चीज़ें जो दूध देने वाले पशुओं के लिए खिलाई जाती है, ताकि उनका दूध उत्पादन अच्छे से हो सके, वो उसको ना खिलाना पड़े। भाई जब दूध दे ही नहीं रहा है तो उसको दाना अच्छा अच्छा दाना खिला के, खल खिला के क्या मतलब है भाई। थोड़ा बहुत सूखा चारा खिला दो उसको और ठीक है। अनावश्यक रूप से आपके धन की जो है धन का नुकसान क्यों करना है, क्योंकि वो दूध तो दे ही नहीं रहा। तो यही बात बोली गई है कि अनुत्पादक पशुओं को छटनी कर देनी चाहिए, जिससे उन पर होने वाला अनावश्यक व्यय ना करना पड़े। दूसरी बात है, नए पशु खरीदते समय उनकी नस्ल, स्वास्थ्य तथा उत्पादकता का ध्यान रखें। अब आप जो है पशु खरीदने जा रहे हैं, गाय खरीदने जा रहे हैं, भैंस खरीदने जा रहे हैं, तो भैया अच्छे से किसी अनुभवी व्यक्ति को लेके जाएं, ताकि वो देख सके कि यार हाँ ठीक है, जो ये बता रहा भाई ठीक है। तीसरा है, पशुपालक को नवजात बच्चों, प्रसूता की देखभाल, गर्भित मादा की देखभाल, वृद्धि करने वाले बछड़ों, बच्चियों आदि की देखभाल का समुचित प्रबंध करना चाहिए। ये ध्यान रखें, पशुपालक को जैसे ही गाय या भैंस जानवर गर्भित हुआ तो उसके नवजात बच्चे हैं, उसकी देखभाल। प्रसूता, प्रसूता का मतलब कोई गर्भित गाय भैंस है, कोई गर्भित जानवर है, उसकी देखभाल। गर्भित मादा की देखभाल, वृद्धि करने, है ना। प्रसूता की देखभाल मतलब जब बच्चा पैदा हो गया है ना, करने। बछड़े बछड़ों की देखभाल आदि की समुचित प्रबंध होना चाहिए, बेसिक सी बात है। एक अच्छा पशुपालक आने वाले समय में कितना श्रम और धन आवश्यक होगा, यह अनुमान लगाकर उसकी पूर्व में ही व्यवस्था कर लेता है। ये चौथी लाइन ये बोल रही है कि भाई अच्छा पशुपालक वही है जो हर चीज़ का हिसाब लेखा जोखा रखे, कि भाई मेरे पास इतने रुपए बचे,
अब इनसे मैं इतना चारा खरीद लूँगा, इतने महीने का मेरा काम चल जाएगा, इतने की चीज़ें मैं ये बेच दूंगा, दूध बिक जाएगा, इतने का मेरा ये सब आ जाएगा, ये मतलब पूरा लेखा जोखा उसके दिमाग में पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि भाई चारा बीत गया और पैसे ही नहीं है। तो उस हिसाब से हर चीज़ को मैनेज करना है। क्लियर है, ये बात इसमें बोली गई है। फिर उसके बाद जो है और देखिए, व्यवसाय प्रारंभ करने और उसे संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अतः एक कुशल प्रबंधन को सरकारी योजनाओं, ऋण अनुदान आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर समुचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कई बार जैसे मान लेते हैं आप चाहते हो कि मैं एक डेयरी फार्म खोलूं, तो डेयरी फार्म खोलने से पहले अब आपको पैसा चाहिए। अब पैसा आपके पास खुद के पास घर में तो नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो आपके पास उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि यार पैसा मैं कहाँ से ले सकता हूँ। क्या कोई सरकारी योजना चल रही है, क्या कोई सरकारी योजना में मुझे अनुदान मिल सकता है, क्या सरकारी योजना में मुझे कोई लोन मिल सकता है। ये सारी चीज़ों की आपको व्यवस्था करनी होगी। जैसे भाई कोई बैंक लोन दे रही है पशुपालन पे, तो उठा लो और डेयरी खोल लो, आप पशुपालन चालू कर लो। जोखिम से बचने के लिए पशुओं का बीमा करा लेना चाहिए। भाई आजकल देखो मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना हो रहा है, राजस्थान में मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना चल रही है। तो भैया आप क्या करो, पशुओं का बीमा करा लो, कहाँ दिक्कत है। क्योंकि एक पशु पे 40,000 रुपये मिलते हैं, यदि कोई भी पशु मर जाता है तो 40,000 रुपये मिलते हैं। प्रति वर्ष इसका नवीनीकरण भी कराना चाहिए। व्यवसाय के कुशल प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि फार्म पर आवश्यक अभिलेख रखे जाएं। रिकॉर्ड रखने से किसी भी व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानि का पता चलता है। मतलब यह है कि अगर आप पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हो तो आपके पास पूरा हर चीज़ मेंटेन होनी चाहिए। आपका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, हर चीज़ का लेखा जोखा होना चाहिए, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, ये सब होना चाहिए। 8वां बिंदु है, सामान्यतः पशु उत्पादकों को अधिक समय तक संग्रह करके नहीं रखा जा सकता। पशु उत्पादों को अधिक समय तक संग्रह करके हुए रखा, अतः उनको शीघ्र बेचने की व्यवस्था करनी चाहिए। भाई पशु उत्पाद, अब पशु उत्पाद जैसे दूध है, भाई दूध को ज़्यादा समय तक आप संग्रह नहीं कर सकते हो। घी है, छाछ है ना, दही है, क्या इनका लंबे समय तक आप उपयोग संरक्षित कर सकते हो? नहीं, कुछ समय बाद ये खराब हो जाएंगे। तो भाई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आप जो है बेच सको इनको। जो भी देखो, जो मैंने ये बताए ये नहीं पढ़ने हैं, याद नहीं करने हैं, बस आपको सुनना था, ये भी याद नहीं करने हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। ये भी छोड़ो, ये भी नहीं पूछा जाएगा। बाकी देखो बेसिक बात है, मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, पूछा तो नहीं जाएगा। एक सफल व्यवसायी को अपने व्यवसाय से संबंधित तकनीकी ज्ञान को नवीनतम रखना चाहिए। इसके लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, प्रदर्शनी, विज्ञापनों तथा संबंधित विभाग से निरंतर संपर्क बनाए रखें। मतलब आप जब पशुपालन कर रहे हो तो पशुपालन जो विभाग है उससे संपर्क बना के रखो। टेलीविजन पर कोई सूचना आ रही है उसका ध्यान रखो, बस ये बात है। व्यवसाय में कई बार आग लगना, बीमारी का प्रकोप, चारे की समस्या, श्रमिक समस्या आदि कई जो है अकाल्पनिक घटनाओं का सामना करना पड़ जाता है। अतः ऐसी स्थिति में पशुपालक को उचित निर्णय लेना आवश्यक है, अन्यथा देरी से बहुत हानि हो सकती है। भाई जैसे काम करने वाला मजदूर है, वो 4 दिन के लिए छुट्टी पे चला गया या 4 दिन के लिए नहीं आया या बीमार पड़ गया, तब क्या करोगे, तो तुरंत कोई दूसरा ढूंढ लो 4 दिन के लिए, ऐसी व्यवस्था करनी है। क्लियर है भाई यहाँ तक। इस प्रकार पशुपालन व्यवस्था में पशु प्रबंधन का अत्यधिक महत्व है। आज अन्य विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में पशु उत्पादों की प्राप्ति बहुत कम होने का एक प्रमुख कारण है कुशल प्रबंधन का अभाव। अरे ठीक है, फालतू चीज़ है, कोई याद नहीं। अब इस पे आ जाओ, ये नया टॉपिक है, ठीक है। ये जो भी हमने पढ़ा अन्य, उसका कोई महत्व नहीं है, क्लियर है, आवश्यकता नहीं है उसको याद करने की। यहाँ आ जाइए, ये क्या है, गौ उत्पाद।
यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बन सकता है कि किन्हीं किन्हीं 3 गौ उत्पादों के नाम लिखो। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, किन्हीं गौ उत्पादों के नाम लिखो। तो किन्हीं 3 के बोले, 2 के बोले तो लिख देना जो भी है भाई, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर। ये ध्यान रखना है भाई, गौमूत्र और गोबर ये भी बहुत काम की चीज है। गोबर भी काम की चीज है, खाद बनाने में काम आ सकता है। गौमूत्र भी काम की चीज है, इससे बहुत सारी जो है मेडिकल इंडस्ट्री में काम आता है, आयुर्वेदिक में काम आता है, दवाइयों में काम आता है। इसके अलावा गौमूत्र का उपयोग जैसे छिड़क देते हैं तो यूरिया बनाने, खाद बनाने, यूरिया की जगह मतलब जो है हम छिड़क सकते हैं, खाद बनाने में काम आ जाता है ना, क्योंकि गौमूत्र में यूरिया की मात्रा होती है। तो ऐसे इसके अलावा जो है जैविक खेती भी करने के लिए काम आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। बेसिक बातें देख लेते हैं। देश के विकास के लिए हमें अपने गांव को समृद्ध और संपन्न बनाना होगा। गांव की समृद्धि कृषि के विकास पर निर्भर करती है। कृषि का विकास पशुधन के विकास के बिना संभव नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि गांव की जो समृद्धि है वो किस पर निर्भर करती है? कृषि पर, खेती पर निर्भर करती है, एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। एग्रीकल्चर का विकास होगा तो बढ़िया गांव की समृद्धि होगी। लेकिन एग्रीकल्चर का विकास होने के लिए जरूरी है ये पशुधन का विकास, ये भी बहुत जरूरी है। और कृषि का विकास पशुधन के विकास के बिना संभव नहीं है। अतः स्पष्ट है कि देश की उन्नति में पशुधन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि और पशुधन भारत की अनमोल संपदा है। अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है, खालिस्तान आपको दे दिया, खालिस्तान और पशुधन, पशुधन भारत की अनमोल संपदा है। तो खालिस्तान मतलब कृषि, कृषि और पशुधन। अब यहां से जरूर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। भाई एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव तो बना सकता है ना कि खालिस्तान और पशुधन भारत की अनमोल संपदा है, कृषि और पशुधन, ये ध्यान रखना है। वेद, उपनिषद, बौद्ध साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत, मनुस्मृति, पुराण आदि से स्पष्ट है कि भारतीय कृषि में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान था। भगवान श्री कृष्ण के गौ प्रेम, गौ पालन के कारण उनका नाम गोपाल पड़ा है। गोपाल कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहते हैं। गायों के पालनहार थे वो, गायों को चराते थे। फिर उसके बाद जो है आयुर्वेदिक में पंचगव्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस शब्द को, पंचगव्य है ना। पंचगव्य, आयुर्वेद में पंचगव्य शब्द का प्रयोग होता है जो 5 महत्वपूर्ण गौवंशीय उत्पादों का उल्लेख करता है। यानी कि पंचगव्य क्या है? 5 महत्वपूर्ण गौवंशीय उत्पाद क्या है? पंचगव्य, पंच मतलब 5, गव्य मतलब जो है उत्पाद। तो 5 महत्वपूर्ण गौवंशीय उत्पाद जो है। अब देखिए क्या क्या है पंचगव्य, इस शब्द को समझेंगे। क्या क्या है पंचगव्य? यदि आपको पता होना चाहिए कि दूध, यहां पर क्वेश्चन आ सकता है आपसे, पंचगव्य, पंचगव्य के नाम लिखो। तब आपको जो है पंचगव्य में एक तो है दूध, दूसरा है दही, तीसरा है घी, चौथा है गौमूत्र, पांचवा है गोबर। तो अगर आपको लिखने को आ जाए कि पंचगव्य लिखिए तो लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है। गोबर कई बीमारियों के उपचार के लिए इनका उपयोग या तो अलग अलग किया जाता है या दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर किया जाता है। समझा जाता है कि इनके गुण हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। मतलब इन सभी की बात करें, इन सबके गुण जो है हमारी जो इम्यून पावर है, प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि हमारी किसी भी बीमारी के प्रति लड़ने की पावर होती है। हम रोजाना लाखों, हजारों, करोड़ों जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके संपर्क में आते हैं, लेकिन हमें रोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को ये सभी उत्पाद जो है मजबूत बनाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो पंचगव्य के बारे में हो गया, ये भी हो गया। अगर वन लाइनर बना तो यहां से बन जाएगा। क्लियर है भाई यहां तक? चलो
अगर उत्पाद भी पूछा जाए तो भी आ जाएगा यहाँ से। गौ, गौ जो है उत्पाद अगर आपसे पूछ लिया जाए, गौ उत्पाद लिखिए, ये शब्द दे दिया जाए, पंचगव्य दे दिया जाए, तो भी आंसर यही जाएगा, ये ध्यान रखें। चलिए बहुत बढ़िया, लाइक कर दो। और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, आप आपके जितने भी स्कूल के साथी हैं, प्लीज़ आपके सभी स्कूल के साथियों को इसमें जोड़ो, इस क्लास में जोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ऐप हमारी डाउनलोड कराओ। यहाँ पर यदि आपको संपूर्ण कोर्स पढ़ना है, 12वीं क्लास का संपूर्ण कोर्स पढ़ना है, तो आप हमारा एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप है, उसको डाउनलोड करो और पढ़ो। क्लियर है? चलो और आ जाइए, और क्या लिखा गया है। वेदों में हवन सामग्री में घी के उपयोग का उल्लेख है। देखो घी, देखो ये बताया जा रहा है कि भैया जो पशुओं के उत्पाद हैं वो पुराने समय से प्रसिद्ध हैं। आप देखिए जो वेद हैं, वेद में हवन सामग्री में घी का उपयोग बताया गया है। इसका मतलब पशुपालन या घी की महत्वता कब की है, देख लो आप, वेदों में है। कामधेनु गाय के विषय में अनेक लेख मिलते हैं, कामधेनु गाय, है ना। शिलालेखों, शिला चित्रकारी में नंदी साण के खुदे हुए अनेक चित्र शिव मंदिर में मिलते हैं। शिव का वाहन, शिव का जो है परम भक्त जो है कह सकते हैं नंदी, उसके शिलालेख, शिलाओं पर जो है उत्कीर्ण जो है नंदी की जो है बाकायदा चित्रकारी, ये सब जो है ये चीजें दर्शाती है कि पशुपालन आज का नहीं है, पशुपालन सदियों से चला आ रहा है। पशु के जो उत्पाद हैं उनका उपयोग सदियों से चला आ रहा है, सदियों से किया जा रहा है, आज का विषय नहीं है ये। फिर उसके बाद जो है भारतीय समाज में कई त्योहारों जैसे बच्छ बारस, गोवर्धन पूजा, अब गोवर्धन पूजा में आपको पता है गोबर का गोवर्धन बाबा बनाया जाता है, आदि में गाय व बैलों की पूजा की जाती है। बच्छ बारस गाय की पूजा की जाती है, तो याद रखना है, ये ध्यान रखना है, ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से, जो पुरातन काल से पशु के महत्व को इंगित करते हैं, ये ध्यान रखना है। वेदों में यहां तक कहा गया है कि गाय रुद्रों की जननी, वसुओं की पुत्री और आदित्यों की बहन एवं अमृतमयी है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है, या ये भी आ सकता है कि गाय को वेदों में क्या नाम दिया गया है, गाय को वेदों में क्या क्या नाम दिया गया है। तो देखिए वेदों में रुद्रों की जननी, वसुओं की पुत्री और आदित्यों की बहन अमृतमयी बोला गया है, ये ध्यान रखना है लाडलो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, फिर और देखते हैं इसके बारे में। प्राचीन काल से ही मनुष्य जीवन कृषि पशुओं पर निर्भर रहा है। पशु मनुष्य के साथ भोजन की प्रतिस्पर्धा के बिना कृषि के उपजात जैसे भूसा, कड़वी आदि खाकर मानव जाति के लिए दूध, दही जैसे बहुमूल्य पदार्थ प्रदान करता है। यानी कि ये कह रहा है इसमें कि भाई जो मनुष्य है, मनुष्य यदि पशु पालता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पशु जो खाता है वो अलग है और इंसान जो खाता है वो अलग है। पशु चारा खाता है, इंसान जो है चपाती बना के रोटी पानी खाता है। तो इसलिए दोनों के भोजन में प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए आसानी से पशुओं को पाला जा सकता है, ये ध्यान रखें। और आराम से दूध दही घी आराम से प्राप्त किया जा सकता है। इनके अलावा मनुष्य को पशुओं से ईंधन, आप देखिए दूध, दही, घी तो मिल रहा है, बहुमूल्य पदार्थ मिल रहे हैं, ईंधन भी मिलता है गोबर के रूप में, जैविक खाद बनाया जा सकता है, खाल, ऊन भेड़ों से मिलती है, बाल, मांस, कई अन्य उपयोगी पदार्थ मिलते हैं।
मतलब पशुओं से आप देखिए कि कितनी सारी चीजें मिलती हैं। प्राचीन काल से ही व्यक्ति की समृद्धि और संपन्नता गोधन से आंकी जाती थी। जिसके पास यानी कि जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वह उतना ही धनवान माना जाता था। अब तो क्या है, जिसके पास रोकड़ा वो धनवान है, जिसके पास जेब में गांधी, जिसके पास बैंक बैलेंस वो धनवान है। लेकिन प्राचीन काल में किसी व्यक्ति की समृद्धि और संपन्नता और प्रतिष्ठा जो रहती थी वो इस बात पर तय करती थी कि वो कितनी गाय उनके पास है। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ही धनवान और बलवान होता था। देख लीजिए आप, परिवार का भरण पोषण गाय पर ही निर्भर करता था। खेतों को जोतने के लिए बैल गाय से ही मिलते थे। दूध दही एवं घी की आपूर्ति तो हो ही थी, गौमूत्र गोबर भी उपयोगी माने जाते थे। गौमूत्र में ऐसे औषधीय गुण हैं जो हृदय रोगों में लाभकारी हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है खालिस्तान में ऐसे औषधीय गुण हैं जो हृदय रोगों के लिए लाभकारी है, तो याद रखना है गौमूत्र में। किसमें? गौमूत्र में। ये आपसे फ्लिंडा वैलेंस में पूछा जा सकता है। गाय का गोबर खाद के लिए उपयोग करने पर जमीन की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो सकती है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यहां से आपसे क्वेश्चन आ सकता है गाय का खालिस्तान के रूप में, फिर ये पूरा सेंटेंस तो यहां पर आ जाएगा गाय का गोबर, गोबर खाद के, गाय का गोबर खाद के रूप में प्रयोग करने पर जमीन की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो। फिल इन द ब्लैंक्स, यहां से लेके यहां तक फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं, औरों में नहीं, है ना। और ये भी बन सकता है प्राचीन काल से ही व्यक्ति की समृद्धि और संपन्नता खाली स्थान से आंटी जाती थी, तो याद रखना है गौधन से आंटी जाती थी। यहां से भी फिल इन द ब्लैंक बन सकता है, रिक्त स्थान बन सकता है। देखो जो बन सकता है वो मैं बता रहा हूं, क्लियर है। बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब और स्पष्ट हो जाएगा। चलिए भाई लिखें आप, ये आगे बढ़ते हैं, फिर और देखते हैं। गाय के दूध दही घी गौमूत्र गोबर को सामूहिक रूप से पंचगव्य, अभी जस्ट बताया मैंने कि पंचगव्य कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता दी है। पंचगव्य शरीर में रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने में सहायक हैं। यानी कि जो पंचगव्य हैं ये अंदर जो हैं हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा सिस्टम को मजबूत करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है बढ़ाते हैं, ये बात इसमें बोली गई है। इसके साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन कर लेना। गौमूत्र में प्रतिऑक्सीकारक की क्षमता के कारण डीएनए को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। यानी कि जो गौमूत्र होता है उसमें प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट जो है हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है, क्षमता होती है। इसके कारण डीएनए को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। गाय का गोबर चर्म रोगों की रोकथाम में उपयोगी है, तो ये भी ध्यान रखना है कि गाय का गोबर चर्म रोगों की, है ना। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए क्या पता, खाली स्थान चर्म रोगों की रोकथाम में उपयोगी है, क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? गाय का गोबर। तो ये लाइन सेंटेंस याद रखने हैं, छोटे मोटे सेंटेंस। अब सर आप तो हरी बता रहे हो, भाई क्या करें, क्वेश्चन बन सकता है तो मैं बता रहा हूं भाई, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। मैं तो एग्जामिनर नहीं हूं, पेपर लेने वाला तो कोई और है, तो क्वेश्चन तो वो कहीं से भी बना सकता है। तो मैं तो केवल तुम्हारे दिमाग में उस बात को क्लिक कर रहा हूं कि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। जब मैं ये बात बोलता हूं कि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक उस चीज को कैच कर लेता है, यानी कि आपके दिमाग में वो चीज फिट हो जाती है। इसलिए मैं ये चीजें बताता हूं। तो याद रखना है किस चीज का? गाय का गोबर चर्म रोगों की रोकथाम के लिए। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, खाली स्थान में प्रतिऑक्सीकारक क्षमता के कारण डीएनए को नष्ट होने से बचाया जा सकता है गौमूत्र में। आगे देखिए, दही और घी के पोषण मान की उच्चता से सभी परिचित हैं। दूध का प्रयोग विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति में पुरातन काल से ही किया जा रहा है।
ढीटा प्रयोग शरीर की क्षमता को बढ़ाने, मानसिक विकास के लिए किया जाता है। भाई तभी तो घी दूध खाया करो, बोलते नहीं है क्या? हमारे बड़े बूढ़े आपके घर में भी बोलते हैं भैया दूध घी खाया करो, शरीर मजबूत रहता है, जान सी बनी रहती है शरीर में, शरीर की क्षमता, ऊर्जा को, एनर्जी को बनाए रखता है दूध और घी। ये बात है कुछ, ये इंपॉर्टेंट है पूरा, ये पूरा जो मैंने पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, दही में सुपाच्य प्रोटीन लाभकारी जीवाणु होते हैं जो भूख को बढ़ाने में सहायता करते हैं। अब देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो दही है, दही, आप दही खाओ, दही से क्या है, दही में क्या होते हैं, दही क्या है, प्रोबायोटिक है, उसमें दही में प्रोटीन होती है, दही में लाभकारी जीवाणु होते हैं, ध्यान से सुना, दही में सुपाच्य प्रोटीन होती है जिसका बहुत अच्छे से पाचन हो सकता है, लाभकारी जीवाणु होते हैं जो भूख को बढ़ाने में सहायक है, मतलब पेट की समस्याओं के समाधान के लिए दही। इसलिए हमेशा जब भी आप दोपहर का खाना खा रहे हो ना तो दही जरूर खाना, इससे क्या है, पेट की जितनी भी समस्याएं उनसे निजात मिलती है। पंचगव्य का निर्माण देसी मुक्त वन विचरण करने वाली गायों से प्राप्त उत्पादों द्वारा ही करना चाहिए। ये एक नॉर्मल बात है, अब तो हर जगह जो है गाय भैंसे पाले जा रहे हैं, तो अब तो कोई इस बात का रोल नहीं है, पहले वाली बात थी ये। चलिए भाई ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलो भाई फिर हमारा है दूध, दूध हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अब आपको कमेंट करना है क्लास कैसी लगी, कमेंट जरूर करना, आपके जितने ज़्यादा कमेंट और जितने ज़्यादा लाइक उतने ही अच्छे इसके मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा। यदि आपने लाइक कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया और आपके फ्रेंडों को शेयर कर दी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा आपने जितना शेयर की उतने ही क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, शानदार वाले क्वेश्चन बना के लाऊंगा इसके, ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, सब तरह से। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।